आज हम पढ़ेंगे क्लास 12 की हिंदी पद्य अध्याय 4 नौका विहार। इसको सुमित्रा नंदन पंत जी ने लिखा है या उनके द्वारा रचित है। पिछले वीडियो में हम पैराग्राफ 1 पढ़ चुके हैं, आज पैराग्राफ 2 है, तो चलिए देखते हैं। जब पहुँची चपला बीच धार, जब पहुँची चपला, चपला अर्थात चतुर, लेकिन यहाँ चपला का अर्थ होगा नाव। तो जब पहुँची चपला अर्थात नाव बीच धार, छिप गया चांदनी का कगार, कगार अर्थात किनारा। तो कवि कहते हैं कि जब कवि की नाव गंगा के मध्य में पहुँचती है, छिप गया चांदनी का कगार, तो वहीं से चंद्रमा की चांदनी में चमकते हुए रेतीले तट स्पष्ट दिखाई नहीं दे रहे थे, अर्थात छिप चुके थे। दो बाहों से दूर स्थित तीर धारा का कृश कोमल शरीर, दूरस्थ अर्थात बहुत दूर से, तीर अर्थात किनारा, कृश पतला या दुबला या दुर्बल। आलिंगन करने को अधीर, आलिंगन अर्थात गले मिलना या मिलन, अधीर अर्थात व्याकुल। तो दो बाहों से दूर स्थित तीर धारा का कृश कोमल शरीर, अर्थात क्या हो गया, जैसे वे व्याकुल होकर गंगा की धारा रूपी नायिका के पतले कोमल शरीर का आलिंगन करना चाहते हैं, जिसके लिए उन्होंने अपनी दोनों बाहें फैला दी हैं। दो बाहों से दूर स्थित तीर धारा का कृश कोमल शरीर आलिंगन करने को अधीर, अर्थात जैसे वे व्याकुल होकर गंगा रूपी धारा जो नायिका हैं उनके पतले कोमल शरीर का आलिंगन करना चाहते हों, जिसके लिए उन्होंने अपनी दोनों बाहें फैलाए रखी हैं। अति दूर क्षितिज पर बिटप माल, लगती भ्रू रेखा सी अराल। अति दूर मतलब बहुत ज़्यादा दूर, क्षितिज अर्थात वह स्थान जहाँ धरती और आकाश मिलते हों, मतलब मिलते हुए प्रतीत हो रहे हों, मिलते तो नहीं हैं लेकिन मिलते हुए प्रतीत हो रहे हों, उसे क्षितिज कहते हैं। बिटप माल अर्थात पेड़ों की पंक्ति, भ्रू रेखा अर्थात भौहें या भौं। अराल, अराल का अर्थ होता है टेढ़ा वक्र, अराल अर्थात टेढ़ा वक्र। तो कवि कहते हैं कि दूर क्षितिज पर कतारबद्ध वृक्षों की मतलब को देखकर ऐसा लग रहा है, आपलक नभ नील नयन विशाल, मानो वे नीले आकाश के विशाल नेत्रों की तिरछी भवें हैं और धरती को एकटक निहार रही हैं। अति दूर क्षितिज पर बिटप माल, लगती भ्रू रेखा सी अराल, आपलक नभ नील नयन विशाल। दूर क्षितिज पर जो कतारबद्ध लाइन में वृक्ष हैं, उन वृक्षों को देखकर ऐसा लग रहा है मानो वे नीले आकाश के विशाल नेत्रों की तिरछी भवें हैं और धरती को एकटक लगाए देख रहे हैं। माँ के उर पर शिशु सा समीप, सोया धारा में एक द्वीप। माँ के उर, उर अर्थात वक्षस्थल या हृदय पर, शिशु सा समीप, सोया धारा में एक द्वीप। तो क्या हो गया, कवि कहते हैं कि वहाँ पास ही एक द्वीप है जो लहरों के प्रवाह को विपरीत मतलब दिशा में मोड़ रहा है। गंगा की धारा के मध्य स्थित उस द्वीप को देखकर कवि कहते हैं कि मानो ऐसा आभास हो रहा है जैसे कोई छोटा सा शिशु या बालक अपनी माता की छाती से लगकर सो रहा है। उर्मिल प्रवाह को कर प्रतीप, अर्थात वही गंगा नदी के ऊपर एक पक्षी को उड़ते ही छाया को चकवी समझ लेती हैं। वह कौन बिहग क्या बिकल कोक, उड़ता हरने निज बिरख सो, अर्थात कि कहीं यह चकवा तो नहीं जो भ्रमवश जल में अपनी ही छाया को चकवी समझ और उसे पाने की चाह में इधर उधर वेदना को मिटाने के लिए व्याकुल होकर आकाश में उड़ रहा है। छाया की कोकी को बिलोक, अर्थात अपनी कोकी को मतलब पाने के लिए, अपनी चकवी को पाने के लिए वह व्याकुल होकर आकाश में इधर उधर उड़ रहा है। देख लेते हैं एक बार फिर से।
माँ के उर पर शिशु सा समीप, सोया धारा में एक द्वीप, उर्मिल प्रवाह को कर प्रतीप। वह कौन विहग क्या बिकल कोक, उड़ता हरने निज विरह शोक, छाया की कोकी को बिलोक। अर्थात क्या हो गया कि कवि कहते हैं कि वहाँ पास ही एक द्वीप है जो लहरों के प्रभाव से दिशा में मोड़ रहा है, और उसे देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे कोई छोटा शिशु अपनी माता की छाती से लगकर विश्राम कर रहा है या सो रहा है। वहीं जो गंगा नदी हैं उनके ऊपर एक पक्षी को उड़ते देख कभी सोचने लगता है कि कहीं यह चकवा तो नहीं जो भ्रमवश जल में अपनी ही छाया को चकवी समझकर उसे पाने की चाह में व्याकुल हो उठा है और आकाश में इधर उधर उड़ रहा है। अति दूर क्षितिज पर बिटप माल, लगती भ्रू रेखा सी अराल। अति दूर मतलब बहुत ज़्यादा दूर, क्षितिज अर्थात वह स्थान जहाँ धरती और आकाश मिलते हों, मतलब मिलते हुए प्रतीत हो रहे हों, मिलते तो नहीं हैं लेकिन मिलते हुए प्रतीत हो रहे हों, उसे क्षितिज कहते हैं। बिटप माल अर्थात पेड़ों की पंक्ति, भ्रू रेखा अर्थात भौहें या भौं, अराल, अराल का अर्थ होता है टेढ़ा वक्र, अराल अर्थात टेढ़ा वक्र। तो कवि कहते हैं कि दूर क्षितिज पर कतारबद्ध वृक्षों की मतलब को देखकर ऐसा लग रहा है आपलक नभ नील नयन विशाल, मानो वे नीले आकाश के विशाल नेत्रों की तिरछी भवें हैं और धरती को एकटक निहार रही हैं। अति दूर क्षितिज पर बिटप माल, लगती भ्रू रेखा सी अराल, आपलक नभ नील नयन विशाल। दूर क्षितिज पर जो कतारबद्ध लाइन में वृक्ष हैं, उन वृक्षों को देखकर ऐसा लग रहा है मानो वे नीले आकाश के विशाल नेत्रों की तिरछी भवें हैं और धरती को एकटक लगाए देख रहे हैं। माँ के उर पर शिशु सा समीप, सोया धारा में एक द्वीप। माँ के उर अर्थात वक्षस्थल या हृदय पर शिशु सा समीप, सोया धारा में एक द्वीप। तो क्या हो गया, कवि कहते हैं कि वहाँ पास ही एक द्वीप है जो लहरों के प्रवाह को विपरीत मतलब दिशा में मोड़ रहा है। गंगा की धारा के मध्य स्थित उस द्वीप को देखकर कवि कहते हैं कि मानो ऐसा आभास हो रहा है जैसे कोई छोटा सा शिशु या बालक अपनी माता की छाती से लगकर सो रहा है। उर्मिल प्रवाह को कर प्रतीप अर्थात वही गंगा नदी के ऊपर एक पक्षी को उड़ते ही छाया को चकवी समझ लेती हैं। वह कौन विहग क्या बिकल कोक, उड़ता हरने निज विरख शोक। अर्थात कि कहीं ये चकवा तो नहीं जो भ्रमवश जल में अपनी ही छाया को चकवी समझ और उसे पाने की चाह में इधर उधर वेदना को मिटाने के लिए व्याकुल होकर आकाश में उड़ रहा है। छाया की कोकी को बिलोक अर्थात अपनी कोकी को मतलब पाने के लिए, अपनी चकवी को पाने के लिए वह व्याकुल होकर आकाश में इधर उधर उड़ रहा है। देख लेते हैं एक बार फिर से। माँ के उर पर शिशु सा समीप, सोया धारा में एक द्वीप, उर्मिल प्रवाह को कर प्रतीप। वह कौन विहग क्या बिकल कोक, उड़ता हरने निज विरह शोक, छाया की कोकी को बिलोक। अर्थात क्या हो गया कि कवि कहते हैं कि वहाँ पास ही एक द्वीप है जो लहरों के प्रभाव से दिशा में मोड़ रहा है और उसे देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे कोई छोटा शिशु अपनी माता की छाती से लगकर विश्राम कर रहा है या सो रहा है। वहीं जो गंगा नदी हैं उनके ऊपर एक पक्षी को उड़ते देख कभी सोचने लगता है कि कहीं यह चकवा तो नहीं जो भ्रमवश जल में अपनी ही छाया को चकवी समझकर उसे पाने की चाह में व्याकुल हो उठा है और आकाश में इधर उधर उड़ रहा है। पतवार घुमा अब प्रतनु भार, नौका घूमी विपरीत धार। कवि कहते हैं कि जब मेरी नाव गहरे पानी में धारा के मध्य जा पहुंची तो उसका भार अत्यधिक हो गया। नौका घूमी विपरीत धार और मेरी नाव दिशा के विपरीत घूम गई। डांडों के चल कर तल पसार, भर भर मुक्ताफल फेन स्फार,
बिखराते जल में तार तार। क्या? तार हार। तो क्या हो गया? फेन स्पार अर्थात झाग का समूह या अत्यधिक झाग। तार हार अर्थात तारों की माला। तो पतवारों के चलने से जल में काफ़ी मात्रा में झाग उत्पन्न हो रही है। इस दृश्य को देखकर कवि कहते हैं कि जैसे पतवार अपने हथेलियों को फैलाकर उनमें झाग रूपी मोतियों को भर भर कर तारों रूपी माला में तोड़ तोड़ कर जल में बिखेर रही हो। चांदी के सांपों सी रलमल नाचती रश्मियाँ जल में चल, रेखाओं सी खींच तरल सरल। क्या? कि पतवारों के चलने के कारण नदी के शांत जल में उठने वाली लहरें चांदी के सांपों की समान चमक रही हैं या चमकते हुए प्रतीत हो रही हैं और आगे रेंगती हुई लग रही हैं। रेखाओं सी खींच तरल सरल अर्थात चंद्रमा की किरणें लहरों पर पड़कर इस प्रकार नृत्य कर रही हुई दिख रही हैं जैसे वे अपनी तरफ खींच रही हों, सीधी रेखाएं खींची हुई हों। लहरों की लतिकाओं में खिल सौ सौ शशि सौ सौ उड झिलमिल, फैले फूले जल में भेनिल। लहरों की लतिकाएं में खिल सौ सौ शशि अर्थात चंद्रमा और उड अर्थात नक्षत्रीय तारे। तो एक साथ उठती बहुत सी लहरें। क्या हो गया? कि एक साथ उठती जो बहुत सी लहरें हैं और चंद्रमा सौ सौ चंद्रमा और एक एक तारा सौ सौ तारे बनकर झिलमिला रहे हैं। लहरों की लतिकाओं में खिल सौ सौ शशि सौ सौ उड झिलमिल, फैले फूले जल में भेनिल। अर्थात एक साथ उठती बहुत सी लहरें झिलमिला रही हैं और एक ही चंद्रमा सौ सौ चंद्रमा के रूप में लग रहा है और एक एक तारा सौ सौ तारों के रूप में लग रहा है। अब उथला सरिता का प्रवाह लग्गी ले। क्या? लग्गी से ले ले सहज था। तो किनारे की ओर लौटते हुए कवि कहते हैं कि अब नदी की गहराई कम होने लगी है और हम लग्गी से पानी की गहराई का अनुमान लगाते हैं। था अर्थात अनुमान। हम बढ़े घाट को साहोत्साह। साहोत्साह अर्थात उत्साह के साथ और हम उत्साहित होकर घाट की ओर बढ़े जा रहे हैं। अब उथला सरिता का प्रवाह लग्गी से ले ले सहज था। हम बढ़े घाट को साहोत्साह अर्थात किनारे की ओर लौटते हुए कवि कहते हैं कि नदी की गहराई कम होने लगी है और हम लग्गी से पानी की गहराई का अनुमान लगाते हैं, था नापते हैं और अत्यंत उत्साहित होकर घाट की ओर बढ़े जा रहे हैं। ज्यों ज्यों लगती है नाव पार। कवि कहते हैं कि जिस प्रकार धारा निरंतर बहती चली आ रही है, उर में आलोकित सत विचार। आलोकित अर्थात प्रकाशित, सत अर्थात 100। तो आगे वह चूँकि जल का स्थान पीछे जल से लेता है, जिस प्रकार मतलब धारा निरंतर आगे जा रही है, आगे वह जो बह चुके जल का स्थान पीछे की ओर मुड़ता जा रहा है। इस धारा सा ही जग का क्रम शाश्वत, इस जीवन का उद्गम शाश्वत है, गति शाश्वत संगम। उद्गम अर्थात उत्पत्ति, शाश्वत अर्थात अमर या चिरंतर। उसी प्रकार जीवन का बहाव भी निरंतर है, शाश्वत है। जलधारा के समान ही जीवन का जो विस्तार है वह शाश्वत है। जीवन का क्रम धारा की तरह कभी ना टूटने वाला क्रम है, वह भी शाश्वत है। इस धारा सा ही जग का क्रम अर्थात जग का निरंतर जो क्रम है वह शाश्वत है। शाश्वत इस जीवन का उद्गम अर्थात जीवन में होने वाली क्रियाएं, निरंतर क्रियाएं, वो भी उद्गम है, शाश्वत है, निरंतर हैं, शाश्वत है। गति शाश्वत संगम अर्थात जीवन में गति होने वाली, संगम होने वाले वे भी शाश्वत हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि जल धारा के समान जीवन का विस्तार शाश्वत है, जीवन का क्रम धारा की
तरह कभी न टूटने वाला क्रम भी शाश्वत है और उद्गम भी शाश्वत है। शाश्वत नभ का नीला विकास, शाश्वत शश का यह रजत हास, शाश्वत लघु लहरों का विलास, शाश्वत नभ का नीला विकास। अर्थात कवि पंत जी कहते हैं कि आकाश का यह विस्तार शाश्वत है। विस्तार अर्थात फैलाव, तो आकाश का यह फैलाव भी शाश्वत है, निरंतर है या अमर है। शाश्वत शश का यह रजत हास, अर्थात चंद्रमा की चांदी जैसी हंसी, अर्थात चांदनी भी चिरस्थायी है, शाश्वत है, अमर है। शाश्वत लघु लहरों का विलास, अर्थात लहरों का ऐश्वर्य भी निरंतर बना रहता है, यह भी शाश्वत है। हे जग जीवन के कर्णधार, चिर जन्म मरण के आर पार, शाश्वत जीवन नौका विहार। अर्थात कवि कहते हैं कि इस संसार की जीवन रूपी नौका को चलाने वाले ईश्वर जीवन की गति में जन्म एवं मृत्यु का शाश्वत कर्म बनाए रखते हैं। शाश्वत जीवन नौका विहार, अर्थात जिंदगी में होने वाले जन्म मरण के जो आर पार हैं, जो घटनाएं हैं, जो क्रम हैं, उनका भी आधार शाश्वत है। मैं भूल गया अस्तित्व ज्ञान, जीवन का यह शाश्वत प्रमाण, करता मुझको अमर तत्व दान। अर्थात चिंतनशील होकर मैं अपने अस्तित्व का, सत्ता का ज्ञान भूल गया। जीवन की शाश्वतता का जो मतलब जलधारा रूपी यह शाश्वत प्रमाण मुझे अमर तत्व प्रदान कर रहे हैं। देख लेते एक बार फिर से। हे जग जीवन के कर्णधार, चिर जन्म मरण के आर पार, शाश्वत जीवन नौका विहार, मैं भूल गया अस्तित्व ज्ञान, जीवन का यह शाश्वत प्रमाण, करता मुझको अमर तत्व दान। अर्थात कवि कहते हैं कि संसार की जीवन रूपी नौका को चलाने वाले ईश्वर जीवन के जो निरंतर क्रम हैं, जन्म एवं मृत्यु है, वह भी शाश्वत कर्म बनाए रखते हैं। जीवन नौका का विहार निरंतर होता रहता है और चिंतनशील होकर मैं अपने अस्तित्व का, सत्ता का ज्ञान भूल गया, करता मुझको अमर तत्व दान। अर्थात जीवन की शाश्वतता का जो जलधारा रूपी यह शाश्वत प्रमाण मुझे अमृतत्व के पास ले जा रहा है या अमृतत्व प्रदान कर रहा है। करता मुझको अमृतत्व दान, अर्थात जीवन की जो शाश्वतता है वह जल रूपी धारा का शाश्वत प्रमाण मुझे अमृतत्व के पास ले जा रहा है, अमृतत्व प्रदान कर रहा है। तो चलिए फ्रेंड्स, पाठ खत्म हो गया। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें एंड कमेंट में बताएं कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद।